हेलो बच्चों, कल यानी 18 जून को यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गए। और मैं अपने विद्यालय जीपीएस इंटर कॉलेज के भी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो भी बच्चे अनुत्तीर्ण रह गए हैं उन्हें भी निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वर्ष वो अच्छे अंकों के साथ अवश्य पास होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारी में कुछ कमी छोड़ दी होगी, इसलिए उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे अंक के साथ उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 11th की फ़िज़िक्स। 11th की फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है वह है फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं पहले चैप्टर 2 को ले रहा हूँ। 2-3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग चैप्टर 1 को भी कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हमें चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, हिंदी में कहें तो मात्रक एवं मापन। तो सवाल ये उठता है कि फिजिक्स में हमें ये चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं हमें फिजिक्स में मेजरमेंट्स और यूनिट्स की क्या नीड हुई। तो यहाँ पर मैं हेडिंग के तौर पे डाल देता हूँ नीड ऑफ मेजरमेंट्स। नीड ऑफ मेजरमेंट्स, हमें मापन की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसे समझने के लिए पहले हम फिजिक्स को समझते हैं। फिजिक्स आप लोग जानते ही होंगे, साइंस की एक ब्रांच है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिक्स जो वर्ड है, फिजिक्स वर्ड ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड फिजिक से, फिजिक, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का ज्ञान। तो बेसिकली फिजिक्स में हमें प्रकृति के बारे में पढ़ना है, नेचर के बारे में पढ़ना है, हमें अपनी दुनिया के बारे में पढ़ना है। अब प्रकृति का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें अर्थ पे जो चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है, हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, हमें पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। ऐसी भी चीज़ें जो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, वो सारी घटनाएं जो घटित होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। और ऐसी भी चीज़ें जो हम लोग अपनी आँखों से नहीं भी देख पाते हैं, जैसे हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स। यूनिवर्स आप लोग जानते ही हैं, आपकी सोच से भी बहुत अधिक बड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं। और अर्थ की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अर्थ पे भी नहीं देख पाए हैं, मतलब जैसे एटम हो गया, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अब जब हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका मेजरमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में किसी को बताते हैं तो हमें उसकी पूरी डिटेल्स देनी चाहिए, और ऐसा हम करते भी हैं। सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे इस डस्टर की बात करूं अगर, तो ये डस्टर के बारे में अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी लंबाई को मेज़रमेंट करूंगा, इसकी ब्रेथ को मतलब कि चौड़ाई को मेज़रमेंट करूंगा, और इसकी हाइट को भी मेज़रमेंट कर सकता हूं। और जब मुझे इसके बारे में किसी को बताना होगा तो मैं इसके बारे में अच्छे से उसे डिस्क्राइब कर पाऊँगा। तो इसलिए हमें फ़िज़िक्स को समझने के लिए यूनिट्स और मेजरमेंट का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो आपने क्वांटिटी वर्ड का यूज अपनी लाइफ में बार बार किया होगा और हमेशा करते भी रहते हैं। क्वांटिटी मतलब हिंदी में अगर कहें तो मात्रा। तो जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं,
उसकी क्वांटिटी को निश्चित करते हैं, मतलब मुझे इतना लेना है ये सामान, या किसी लंबाई वाली चीज़ को लेने जाना है तो आप उसकी लेंथ का मेजरमेंट करके लेते हैं। तो वो क्या है, लंबाई की एक मात्रा है, वेट की एक मात्रा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब लंबाई, वेट, मतलब मास, ये सब क्या है, एक क्वांटिटी है। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी तो आप लोग समझ गए, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका हम मेजरमेंट कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका हम मेजरमेंट कर सकें और मैथमेटिक्स का यूज करके हम उन्हें एक्सप्रेस भी कर सकें। सिर्फ मेजरमेंट नहीं, मैथमेटिक्स का यूज करके उन्हें एक्सप्रेस भी कर सकें, या यूँ कहें कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका मेजरमेंट कर सकें और लॉस के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर सकें, तो वो होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब मेजरमेंट करने को चाहे तो हो सकता है कर भी लें, लेकिन आप उसे मैथमेटिक्स का यूज करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोस्तों से कितना प्यार करते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कितना प्यार करते हैं, तो आप बताने को इशारे से बता भी सकते हैं, अपना हाथ फैला करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या आप इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो वो जो क्वांटिटी हुई, मतलब आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। वह फिजिकल क्वांटिटीज़ केवल वही क्वांटिटी होंगी जिनका मेजरमेंट किया जा सके और जिन्हें लॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। अब इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ने के बाद जो अगला टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या चीज़ें होती हैं, तो जैसे आप बाज़ार गए, आपको कुछ सामान लेना है, तो आप उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को तौलना है, तो आप उसका मेजरमेंट क्या करते हैं, तराजू पे एक तरफ सामान रखते हैं और दूसरी तरफ वो मेटल का जो वेट होता है उसे रखते हैं। तो इस तरह से आप उसका जो भी सामान लेना है उसका मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर आप कपड़ा ख़रीदने गए तो उसका मेजरमेंट आप कैसे करते हैं, स्केल का यूज करके करते हैं ना ऐसा। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप कर रहे हैं कंपैरिजन। मतलब आपने एक रेफरेंस ले लिया है, आपने किसी चीज़ को एक स्टैंडर्ड मान लिया है, मानक मान लिया है, और उससे आप कंपेयर करके अपना मेजरमेंट कर रहे हैं। तो बस स्टैंडर्ड यूनिट भी वही है, मतलब एक ऐसी यूनिट, एक ऐसा मात्रक जिसे इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया जाए, तब वो जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाएगा। मतलब जो हमने रेफरेंस माना वो तब कहलाएगा स्टैंडर्ड यूनिट। सपोज़ मान लीजिए मुझे इस बोर्ड की ये लेंथ को मेज़रमेंट करना है, तो मैं अपने मन से कोई भी एक रेफरेंस चुन लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ये पेन है, तो मैं इस पेन का यूज करता हूँ और इससे मैं इस बोर्ड की लेंथ को मेज़रमेंट करता हूँ। जैसे कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ से ये रखा 1 टाइम, फिर यहाँ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो इस तरह से सपोज़ ये 10 टाइम्स या 12 टाइम्स पेन रखने पर ये पूरा वहाँ तक चला गया। तो मैं इस बोर्ड की लेंथ को क्या कह सकता हूँ कि ये जो इस बोर्ड की लेंथ है ये 12 पेन्स के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इस मतलब कि ये जो क्वांटिटी है लेंथ की, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 12 पेन्स। ठीक है, तो ये हो गई बोर्ड की लेंथ। तो इस टाइम पर मैंने जो स्टैंडर्ड माना है, जो रेफरेंस माना है, वो क्या है, ये पेन है, लेकिन ये मैंने अपने से माना है। ठीक है,
लेकिन अगर इसी जो मैंने पेन को मान लिया है रेफरेंस, अगर इसे इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया जाए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे स्वीकार कर लिया जाए, तब हम इस यूनिट को बोलेंगे कि ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, ये तब ये मानी जाएगी स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसी तरह से तो बाकी की यूनिट्स जो भी हैं, जैसे आप लोग मीटर और किलोग्राम इनका यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, क्योंकि इनको इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया गया, इनको मान्यता दे दी गई है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स भी दो कैटेगरी की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इसको भी समझते हैं। अच्छा, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई किसने? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसने ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई होंगी। हाँ, तो फ्रांस में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट्स। ये है ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसाइड करती है कि किस यूनिट को हमें स्टैंडर्ड यूनिट मानना है। तो ये इस स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों हुई? तो देखिए, पहले जो जैसे आज से अगर 70-80 साल पीछे जाया जाए तो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं रहते थे, और वहाँ उस टाइम पर फ्रीडम भी नहीं थी। ज़्यादातर कंट्रीज़ जो थे वो उस पर दूसरी कंट्री ने कब्जा कर रखा था। तो उस टाइम पर वो जो लोग थे, जैसे हमारे पूर्वज जो थे, वो क्या करते थे, उन्होंने भी मेजरमेंट के लिए अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे थे, क्योंकि मेजरमेंट तो भाई हमेशा से ही सबकी ज़रूरत है। तो उन्होंने मेजरमेंट के लिए अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे थे। जैसे अगर ज़मीन को मेज़र करना रहता था, ज़मीन को नापना रहता था, तो वो लोग अपने लाठी या डंडों का इस्तेमाल कर लेते थे। कपड़े का मेज़रमेंट करना रहता था तो वो लोग हाथ से ही मेज़रमेंट कर लेते थे। लेकिन ये जो मेज़रमेंट होता था ये परफेक्ट नहीं होता था, क्योंकि जो सबका मान लीजिए हाथ है तो सबके हाथ की लेंथ बराबर तो होती नहीं है। इसी तरह से तो काम चलता रहता था, काम चलता था। लेकिन फिर जब उसके बाद जब फ्रीडम हुआ, मतलब कंट्री आज़ाद हुई, तो ऐसे सभी कंट्रीज़ फिर धीरे धीरे आज़ाद हो गई, तो डेवलप करने लगे। और जब डेवलप करने लगे तो फिर एक दूसरे के साथ व्यापार भी करने लगे। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन होने लगा। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण फिर क्या हुआ, हमें ऐसी नीड हुई कि हम जो भी यूनिट्स हैं उनको कॉमन किया जाए, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाए, और हमें कॉमन लैंग्वेज की भी ज़रूरत थी। तो कॉमन लैंग्वेज तो इंग्लिश मान ली गई, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाने के लिए एक 1971 में फ्रांस में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में बाकी कंट्रीज़ के भी जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो सभी पहुँचे, और वहाँ पर फिर उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कौन कौन सी यूनिट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई जाएंगी, कौन मतलब किन्हें उन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई गई। अब उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट्स के बाद अगर जैसे ये बनाई तो हमें पता चल गया इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट, ये इस नाम की एक संस्था है जो कि फ्रांस में है, उसने स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाया। लेकिन क्या ये जो यूनिट्स बनाई गई हैं ये क्या बिल्कुल नई है? अच्छा, मैं पहले इन यूनिट्स के नाम भी बता दूं, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स अलग अलग दो यूनिट्स के ग्रुप्स हैं। क्योंकि जब यूनिट्स को डिसाइड करना था कि किसे हम लोग मतलब स्टैंडर्ड यूनिट बनाएं, तो उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनका मेजरमेंट होना था, मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट होता ही था। तो इस तरह से उनको कन्फ्यूज़न हुई कि कैसे हम लोग इतनी ढेर सारी क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स कैसे डिसाइड करें। अगर
सभी क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स डिसाइड कर दी जाती हैं, बना दी जाती हैं, तो लोग उसे फिर यूज नहीं कर पाएंगे, इतना याद नहीं रख पाएंगे। और फिर जो इक्विपमेंट जो पहले से चल रहे थे, मतलब जिनका यूज कर रहे थे लोग, उसको भी हमें ध्यान में रखना था कि वो भी बेकार न जाए। तो उसके लिए तो फिर बाद में एक और मतलब कि उपाय निकाला गया। फ़िलहाल जो मतलब कि जो यूनिट्स थी, जिनको स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाना था, उसमें उन्होंने डिस्कशन किया, तो फिर उन्होंने पाया कि कुछ ही ऐसी यूनिट्स हैं जो कि मतलब कि स्वतंत्र हैं, मतलब किसी और यूनिट पर निर्भर नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जो यूनिट्स हैं, ऐसी जो क्वांटिटीज़ हैं जो कि कुछ एक ग्रुप है यूनिट्स का, उनके ऊपर डिपेंड करती, उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो जो इंडिपेंडेंट थी उन यूनिट्स, जो भी इंडिपेंडेंट यूनिट्स थी, उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया। और जो यूनिट्स इन पर मतलब फंडामेंटल यूनिट्स पर जो डिपेंडेंट थी, उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहा गया। मतलब वो सारी यूनिट्स इन्हीं से बनती थी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ डिराइव्ड यूनिट्स का, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस के लिए एक यूनिट फिक्स कर दूँ और टाइम के लिए एक यूनिट फिक्स कर दूँ, तो मुझे स्पीड के लिए यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए डिस्टेंस के लिए जो यूनिट है मीटर और टाइम के लिए सेकंड, तो स्पीड की यूनिट्स अपने आप तैयार हो गई कि क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो मेन जो 7 जो यूनिट्स थी उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया, और जो बाकी की यूनिट्स थी उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहा गया। हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स में 7 यूनिट्स रखी गई। अब मैं उन यूनिट्स के नेम भी लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। तो ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल यूनिट्स कहा गया। इसमें जो पहली क्वांटिटी है वो है लेंथ, और इसकी यूनिट है मीटर, सिंबल है स्मॉल m। दूसरी क्वांटिटी है मास, इसकी यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है स्मॉल k स्मॉल g। तीसरी क्वांटिटी है टाइम, और इसकी यूनिट है सेकेंड और सिंबल है स्मॉल s। और जो चौथी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट है एम्पियर और सिंबल है कैपिटल A। अभी हम ये भी देखेंगे कि कब हम स्मॉल लेटर में सिंबल यूज कर सकते हैं और कब कैपिटल लेटर का सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद है पांचवी टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और सिंबल है कैपिटल K। उसके बाद है 6 नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल और सिंबल है मोल, यहाँ पर ई नहीं रहता, ठीक है। और जो 7वीं है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जिसकी यूनिट है कैंडिला और सिंबल है CD, ठीक। हिंदी में अगर कहें तो लेंथ मतलब लंबाई है, मास मतलब द्रव्यमान है, टाइम मतलब समय है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा है, टेम्परेचर मतलब तापमान है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा है, और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता है, ठीक है। तो आप ये बाकी 4-5 चीज़ें तो जानते होंगे, यहाँ तक 5 चीज़ें इसके बारे में जानते होंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बता देता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब किसी मैटर के अंदर उसके अंदर कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी की कैलकुलेशन ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाती है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब किसी जो लाइट वाला ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट कितनी तेज़ है या कितनी धीमी है, वही होती है एक तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब जैसे आप एक टॉर्च ले लें और एक बल्ब की बात कर लें, तो टॉर्च की लाइट अलग होती है और जो बल्ब की LED बल्ब की लाइट अलग होती है, तो यही उसकी इंटेंसिटी कहलाती है, मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब प्रकाश ही होता है, ठीक है। तो ये हैं 7 हमारी स्टैंडर्ड मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। उसके बाद फिर अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गया, क्वांटिटी का मतलब तो मैंने मात्रा बताया, लेकिन ये क्वांटिटी जो वर्ड है, क्वांटिटी वर्ड भी क्वांटिटी
वर्ड, लैटिन वर्ड क्वांटस से डिराइव हुआ है और इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है हाउ मच या फिर हाउ ग्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ये जो फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड की गई, क्या ये बिल्कुल नई यूनिट्स थी, उन्होंने अपना बिल्कुल नई यूनिट्स बनाई? तो ऐसा नहीं है, ये यूनिट्स पहले से चल रही थी, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। जैसे मैंने बताया था ना पेन वाला एग्जांपल, उसी तरह ये जितनी भी यूनिट्स थीं ये पहले से प्रचलन में थीं, इनका यूज किया जा रहा था और उन्होंने इसको क्या कर दिया, मान्यता दे दिया। थोड़ा सा अपडेट करने के बाद इसे स्टैंडर्ड यूनिट बना दी गई। तो वो कौन कौन से सिस्टम, मतलब कि ये जब हम फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को एक सेट में रख दें, एक ग्रुप में रख दें, तब हम उसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जब सभी यूनिट्स को एक कलेक्शन में रख दिया जाएगा तो हम उसे बोलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसी तरह से उस टाइम पर कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी और हमने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट किया है स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं वो कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स उस टाइम पर चल रहे थे। तो ये थी उस टाइम की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये तीन। अब यहाँ पर पहली जो थी वो थी CGS, दूसरी MKS और तीसरी FPS। तो CGS जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें C का मीनिंग है सेंटीमीटर, G का मीनिंग है ग्राम और S का मीनिंग है सेकंड। इसी तरह MKS सिस्टम में M का मीनिंग है मीटर, K का मीनिंग है किलोग्राम और S का जो मीनिंग है वो है सेकंड। और FPS में F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। अब यहाँ पर CGS, MKS और FPS में MKS को अडॉप्ट किया गया, इसे मॉडिफाई किया गया और फिर उसे कह दिया गया कि ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। MKS को ही क्यों चुना गया, तो उसका भी एक रीज़न है। देखिए CGS और MKS सिमिलर थी लगभग, लेकिन MKS को अडॉप्ट किया गया। उसका रीज़न ये है कि ये जो दोनों ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं इसमें हम कन्वर्जन आसानी से कर लेते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कन्वर्जन करते टाइम हम 10 के मल्टीपल्स का यूज कर लेते थे। ठीक है, जैसे आप लोग किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 के मल्टीपल का यूज करते हैं। तो ये इसमें कन्वर्जन आसानी से हो रहा था, जबकि FPS में कन्वर्जन डिफ़िकल्ट था। क्योंकि ये जो FPS है ये ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा मतलब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज किया जाता था और ब्रिटिश इंजीनियर्स के द्वारा ये बस यूज किया जाता था और इसलिए ये थोड़ा इसमें कन्वर्जन डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल्स का इसमें नहीं यूज होता था, इसमें कुछ डेसिमल में चलता था सिस्टम। ठीक है, और ये इसमें आसानी से कन्वर्जन हो जाता था, इसलिए क्योंकि इसमें 10 के मल्टीपल्स का यूज होता था, इसलिए इसका एक और भी नेम है इन दोनों का ही, उसे हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये भी इसका नाम है। ठीक है, और एक और भी नाम है मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। तो ठीक है, तो मतलब कि ये जो तीन उस टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, उसमें से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे बनाया गया, MKS को। और इस बिल्कुल एज इट इज़ नहीं, मतलब कि उसको दे दिया गया, स्टैंडर्ड यूनिट्स बना दिया गया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और फिर उससे नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो MKS का ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक है,
तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वही जो फ्रांस में जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस वही ये सब डिसाइड करती है। तो बात कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? हिंदी में इसे कहें तो वैज्ञानिक संकेतांक। फिजिक्स में हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ भी डील करना होता है और बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ भी डील करना होता है। जैसे अगर आपको पता हो कि यहाँ से सन तक की डिस्टेंस या यहाँ से मून तक की डिस्टेंस और अर्थ का डायमीटर, ये सब हम लोग बहुत पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें ये सब पहले से पता है, ज्ञात है। ये सब कैसे हुआ? ऑब्वियस है फिजिक्स का यूज करके हुआ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि कैसे अर्थ से मून तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया, कैसे अर्थ से सन तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस होती है, तो वो थोड़ी बहुत तो होती नहीं है, तो वो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। इस तरह से बहुत बड़े बड़े नंबर्स हमें मिलते हैं। तो उन नंबर्स को हैंडल करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत छोटे नंबर्स हों या बहुत बड़े नंबर्स हों, उनको हम किस में लिखते हैं? वैज्ञानिक संकेतांक में। अब कैसे लिखते हैं उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 4250, ये हो गया, ये है मान लीजिए मैंने ये मीटर है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ। तो कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन का देखिए रूल क्या है। किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ओनली वन, केवल एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल के पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर लगाता हूँ। अच्छा, इस टाइम पर डेसिमल कहाँ है? तो अगर आपको नहीं पता है तो किसी भी नंबर में डेसिमल समझ लीजिए सबसे लास्ट में होता है। अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो ये क्या मानिए, डेसिमल यहाँ पर है। तो यहाँ से हम लोग डेसिमल उठा करके कहाँ ले जाएंगे? 2 से पहले, क्योंकि 2 से डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे 4.25, और ये कहाँ शिफ्ट होकर के आया है, कितने प्लेस हम लोग लेफ़्ट साइड में आए हैं, तो यहाँ पर था डेसिमल, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 लिख देंगे। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, देखो अब कैसे हमें याद रखना है कि कब हमें प्लस की पावर लेनी है। अभी हम एक छोटा और नंबर एक नंबर और लेते हैं जो मतलब छोटा होता है। 0.000000423 सेकेंड। ये है स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर ले जाना होगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.23 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। अब ये हमें देखना है कि कब हम प्लस की पावर लेंगे और कब हम माइनस की पावर लेंगे। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर लेफ़्ट साइड में हम लोग जा रहे हैं तो प्लस की पावर लेंगे, अगर राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस की पावर लेंगे। और या फिर इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जिस तरह से जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे ये नंबर्स क्या था, बड़ा नंबर था। अब मैंने यहाँ पर इसे क्या किया, 4.25 लिखा। पहले ये बड़ा नंबर था, अब जब मैंने 4.25 लिख दिया तो ये छोटा हो गया। तो बैलेंस करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, पॉजिटिव पावर का मल्टीप्लाई करूँगा ना, तभी तो मतलब कि जो ये नंबर है उतना ही रहना चाहिए। तो ये जब मैंने ये बड़ा नंबर था, इससे मैंने इस यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो ये छोटा हो गया। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसमें देखते हैं, ये नंबर छोटा था, 0.000, बहुत छोटा नंबर था।
और मैंने क्या किया, इसको 4.23 लिख दिया, मतलब इस नंबर को जो छोटा था उसे बड़ा बना दिया। तो जब मैंने इसे बड़ा किया है तो बैलेंस करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 10 की पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद एक और चीज़ होती है, वो होता है, अच्छा हाँ ठीक, यहाँ पर हम मान लीजिए ये तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लिए, लेकिन क्या आप जैसे जब आप जॉब करने लगेंगे, जब बड़ी बड़ी साइंस की फील्ड में पहुँच जाएंगे, तो क्या वहाँ पर भी ये सब कैलकुलेशन आप पेपर पे करेंगे? नहीं ना, उस टाइम पर आप कंप्यूटर्स में करेंगे या कैलकुलेटर्स में करेंगे, कैलकुलेटर में करेंगे। तो कैलकुलेटर में क्या ये 10 की पावर शो होती है? तो आप चेक करिएगा, कैलकुलेटर में एक बहुत बड़ा नंबर डालिएगा या फिर बहुत छोटा नंबर करिएगा, छोटा नंबर डालिएगा। अब छोटा नंबर कैसे डालेंगे, आप मान लीजिए 2 लिखें या 5 लिखें, उसको डिवाइड में बहुत बड़ा नंबर कर दीजिएगा, तो वो छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक है। जब बड़े नंबर से हम किसी बहुत बड़े नंबर से हम छोटे नंबर में डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियस है वो और छोटा नंबर आ जाएगा, ठीक। तो उस टाइम पर आप कैलकुलेटर में चेक करिएगा, उसमें वो जब देगा तो यहाँ पर जैसे ये नंबर लिखा उसने, उसके बाद ई लिखेगा, ई, और उसके बाद +9 दे देगा। और यहाँ जब बहुत स्मॉलेस्ट मतलब बहुत छोटा नंबर होगा तब ई लिखेगा और फिर माइनस दे देगा, -7। तो इसका मतलब ये जो ई है, ये इस ई का मीनिंग होता है एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट आप लोग जानते हैं पावर, ठीक है। तो ये जो ई है ये 10 की पावर को शो करता है, आप चेक करके देखिएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन के बाद एक और टॉपिक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स फॉर एसआई यूनिट्स, ठीक है। कुछ प्रीफिक्स हैं जो एसआई यूनिट्स में हम यूज करते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट्स मतलब मैं इसका नाम नहीं लिखा मैंने कहीं, एसआई यूनिट्स हम, ये तो शॉर्ट में हो गया एसआई यूनिट्स। एक्चुअल में जो एसआई है वो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये हुआ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेकिन इसको फ्रांस में, फ्रेंच लैंग्वेज में सिस्टमे इंटरनेशनले इस तरह से लिखा जाता है। आप बुक में देखिएगा ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो एसआई यूनिट है, वैसे होना क्या चाहिए था, आई पहले आया है तो IS इस तरह से कुछ शॉर्ट होना चाहिए इसका शॉर्ट फॉर्म, लेकिन जो इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ रखा गया है वो उसके जो फ्रेंच वर्जन है, फ्रेंच में जो लिखा जाता है सिस्टम इंटरनेशनली, इससे इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया है SI यूनिट्स, ठीक है। तो SI यूनिट्स के कुछ प्रीफिक्स हैं, मैं उनकी भी बात करता हूँ। तो SI यूनिट्स के देखिए क्या है प्रीफिक्स। तो ये है SI यूनिट्स के प्रीफिक्स। आपको, आप चाहें तो इन्हें लर्न कर सकते हैं या फिर आप इन्हें 2 दिन 3 दिन में देखते रहिए बस, तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। इसमें से आप लोग कई चीज़ों को जानते भी होंगे, जैसे ये मेगा 10 की पावर 6 को मेगा बोलते हैं, 10 की पावर 9 को गीगा बोलते हैं, 10 की पावर 12 को टेरा बोलते हैं। ये मेगा, गीगा, टेरा आपने सुना होगा। ये कंप्यूटर की यूनिट्स हैं। इसमें हम लोग मेमोरी को मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। आपने सुना होगा मेगाबाइट, जिसे हम शॉर्ट में MB बोलते हैं, गीगाबाइट जिसे आप लोग GB बोलते हैं, टेराबाइट मतलब TB बोलते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये सेंटी, मिली, डेसी, हेक्टो, किलो, ये सब आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद माइक्रो भी जानते हैं, 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, इसका सिंबल है म्यू, ये म्यू है। और 10 की पावर -9 नैनो बोलते हैं, इसका स्मॉल n है, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि बहुत छोटा नंबर है 10 की पावर -9, और आपने एक कार का नाम भी सुना होगा नैनो कार, तो शायद इससे इंस्पायर होकर के वो कार डिज़ाइन की गई थी, क्योंकि वो कार भी बहुत छोटी सी कार थी, ठीक है।
तो आप हम लोग इसका यूज SI यूनिट्स में करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स के सिंबल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि उनको लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को हम लोग जान लेते हैं। तो रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें कि कभी भी हम लोग जो SI यूनिट है उसे लिखते टाइम कभी भी हम लोग कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर सपोज़ हमें मीटर लिखना है तो हम सभी लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। किलोग्राम लिखना है तो किलोग्राम, इस तरह से सभी लेटर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ये तो पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल ये है कि इसके सिंबल जो हैं, इसका अगर हम सिंबल का यूज करते हैं तो उसके लिए रूल ये है कि अगर जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर है तब हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और अगर यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तब हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जैसे न्यूटन अगर हमें इसके सिंबल का यूज करना है तो हम लोग जानते हैं कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर ये यूनिट रखी गई है। ये फोर्स की यूनिट होती है, तो इसको हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। इसी तरह एक और है जूल, इसको हम लोग कैपिटल J से लिख देते हैं। लेकिन जब हम लोग मीटर के लिए सिंबल का यूज करेंगे तो स्मॉल m का यूज करेंगे। अब तीसरा रूल ये है कि कभी भी हम लोग यूनिट्स लिखते टाइम कभी भी प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर 1 kg है तब भी kg रहेगा, अगर 50 kg है तब भी kg ही रहेगा, kgs नहीं होगा। कभी भी प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। नेवर यूज प्लूरल, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। कभी भी हम लोग यूनिट लिखते टाइम पर प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। और जो फोर्थ जो पॉइंट है वो है कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। यहाँ सिंबल अगर हमने लिखा है या यूनिट लिखा तो उसके बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे 5 मीटर हमें लिखना है तो बस m लिख करके छोड़ दिया। जैसे 30 सेंटीमीटर लिखना है तो cm लिख करके छोड़ दिया बस। इसके आगे अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया इस तरह से तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बेसिक था बिल्कुल, और मैं इसी तरह से आप लोगों को मतलब कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे तभी फिजिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।